वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ जेपीएससी प्रोज जिसमें हमने कई सारे प्रोजेस कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम एक नए प्रोज के साथ हैं जिसका नाम है द होम कमिंग यानी घर वापसी, जिसको लिखा है नन अदर देन रविंद्रनाथ ठाकुर। ठीक है, ये कविता जो है, कविता नहीं है, ये एक कहानी है। ये कहानी एक बच्चे के अराउंड रिवॉल्व करता है जो अपने गांव में रहता है, फिर कुछ टाइम के लिए गांव से कहीं और चला जाता है, वहाँ पे क्या हाल होता है उस चीज़ के संदर्भ में है थोड़ा सा कहानी। तो हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, एक एक वर्ड को समझेंगे, समझने का कोशिश करेंगे और फिर एक निष्कर्ष पे भी पहुंचेंगे। कैरेक्टर जो है, जो मेन कैरेक्टर इस कहानी का है वो है फटिक। फटिक चक्रवर्ती। फटिक चक्रवर्ती वॉज रिंग लीडर अमॉन्ग द बॉयज ऑफ द विलेज। वो अपने गांव के बच्चों के बीच में, गांव के लड़कों के बीच में एक रिंग लीडर है, यानी मुखिया है। होता है ना, हमारे यहाँ हम दोस्त बनाते हैं और सब दोस्तों में से एक जो है मुखिया होता है जो सारे काम को बाहर लेता है। और फटिक जो है, उसके दिमाग में शरारत के अलावा कुछ नहीं चलता भाई साहब। बहुत शरारती है वो लड़का। जिस गांव में वो रहता है वहां पे एक नदी बहती है और नदी के पास में एक लकड़ा रखा होता है, एक बड़ा सा लकड़ा। वो लकड़ा नहीं होता जो नाव बनाने में इस्तेमाल होता है। नाव में उसको ऐसे खंबे की तरह गाड़ते हैं और उसके ऊपर कपड़े डालते हैं ताकि जो नाव है वो डायरेक्शन ले सके। वही लॉग वहां पे रखा रहता है, वही लकड़ा वहां पे रखा रहता है। He decided that they should all walk together to shift the log by main force from its place to roll it away. तो वो डिसाइड करता है, वो क्या डिसाइड करता है कि वहां से वो उस लकड़े को उठा करके दूसरे जगह पर ले जाएगा अपने दोस्तों के साथ मिल करके। और जो लकड़े का मालिक है वो इतना गुस्सा हो जाएगा और बहुत चक्का भी हो जाएगा, जिसकी वजह से हमको बहुत मजा आएगा। है कि नहीं? छोटे बच्चे होते हैं ना, करते हैं छोटे मोटे शरारत, तो वैसे ही ये एक छोटा मोटा एक शरारत है। और वो जो है अपने और अपने दोस्तों के मुंह में, के चेहरे पे खुशी और हंसी देखना चाहता है, बस ये छोटी सी शरारत करके एक लकड़े को उठा करके दूसरे जगह डालना चाहता है। एवरी वन seconded the proposal and it was carried unanimously. सभी ने उस प्रपोजल को, उस प्रस्ताव को जो फाटिक ने रखा था उसको सपोर्ट किया और वो साथ मिलकर के ये काम करने को रेडी हो गए। ठीक है, और जैसे ही मजा आने वाला था, जैसे ही मजा शुरू होने वाला था, तो माखन, माखन जो है वो फटिक का छोटा भाई है। माखन वहां पे आ जाता है, एकदम रिलैक्स होकर के, नहीं होता है, बंधन के आराम से लहराते लहराते पहुंचता है वहां पे और उस लकड़े के ऊपर बैठ जाता है। ठीक है, बिना कुछ कहे। सारे लोग जो है वो बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं, जितने भी लौंडे रहते हैं छोटे मोटे, सारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। He was pushed rather timidly by one of the boys and told to get up. उसको धक्का मारा किसी एक लड़के ने, उस ग्रुप में जो एक लड़का था उसने थोड़े से भय के साथ उसको धक्का मारा और बोला कि उठ जा भाई, क्यों बैठा है तू यहाँ। और वो जो है, ऐसा महसूस हो रहा था कि एक नया नया यंग छोकरा जो है, एक नया फिलोसोफर वहां पे बैठ करके अध्यात्म का बात कर रहा है, मेडिटेट कर रहा है। ठीक है, और बहुत ही बोलते हैं ना कि यूं ही मुस्कुरा करके बैठा है, वो बस मजाक करना चाहता है, बिना कुछ किए मजाक करना चाहता है। लेकिन फटीक को ये देख करके गुस्सा आ जाता है। वो चिल्लाता है, माखन, अगर तू नीचे नहीं आया तो मैं तुझे ठोक दूंगा, बहुत मारूंगा तुझे। माखन जो है वो मूव करता है, हिलता है, लेकिन और आराम से बैठने के लिए उस पे माखन का इच्छा नहीं है वो वहां से उठ करके कहीं और जाए। होते हैं ना कुछ कुछ घर के बच्चे होते हैं जो बहुत ज्यादा ही चुटकी सलैया टाइप के होते हैं, चुपचाप काम करते हैं, वैसा ही है माखन। Now, if Fatik was to keep it regal dignity before the public, it was clear he out to carry out his threat. अब अब फटीक को अगर अपना बहुत शानदार इज्जत बनाए रखना है अपने दोस्तों के बीच में, तो जो उसने आदेश दिया अपने छोटे भाई को वो मनवाना ही पड़ेगा। उसने जो बोला है कि मैं तुझे ठोकूंगा, मैं तुझे मारूंगा, वो उसको करके दिखाना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इस बार ही इसका चालबाजी जो है वो नाकाम हो जाता है। But his courage failed him at that crisis. His fertile brain, however, rapidly seized upon a new maneuver which could discomfit his brother and afford his follower an added amusement.
उसका जो साहस है वो फेल हो जाता है और उसका दिमाग जो है वो किसी और चीज में ज्यादा चलने लगता है। ठीक है, वो चालबाजी के बारे में सोचता है कि हमको कैसे और ज्यादा मजा आएगा, इसको मारेंगे तब तो उतना मजा नहीं आएगा, लेकिन क्या और करे कि मजा जो है वो बढ़ जाए। तो वो अपना कमांड जो है वो कमांड देता है अपने बाकी सारे लौंडों को, बोलता है कि लकड़े को घुमाओ, रोल करो, बोलते हैं ना गुड़काते गुड़काते ले जाना। तो वो माखन जो उसके ऊपर बैठा हुआ है लकड़े के ऊपर, तो अपने दोस्तों को बोलता है कि घुमाओ, जो लकड़ा है उसको घुमाओ। माखन सुनता है उसके ऑर्डर को, लेकिन अब जो है माखन के इज्जत पे बात बनाई थी कि उसने जब बोल दिया है कि वो नहीं हिलेगा, उसने जब ऐसे दर्शा दिया कि वो नहीं हिलेगा, तो वो नहीं हिलेगा, नहीं तो उसका इज्जत चला जाएगा। और उसने इस फैक्ट को कि वो गिरेगा तो उसका हालत खराब हो जाएगा, उसका जो शरीर है वो खतरे में आ जाएगा, उसको नजरअंदाज करता है वो माखन। अब बॉयज जो है जितने भी सारे लौंडे लपाड़े हैं वो सारे उस लॉग को, उस बड़े से लॉग को लुढ़काना चालू करते हैं, ये बोल करके 1 2 3 दम लगा के ऐसा। और जैसे ही गो बोलते हैं वैसे ही लकड़ा जो है वो घुड़क जाता है। लकड़े के साथ साथ माखन का फिलोसफी, उसका शौर्य, सब घुड़क जाता है। ऑल द अदर बॉयज साउटेड देमसेल्व्स होर्स विथ डिलाइट। सारे लौंडे जो है वो चिल्लाने लगते हैं जोर जोर से, फटा फटा उनका बैठा हुआ आवाज रहता है। 14 साल के बच्चे का कैसा आवाज होता है। तो बाकी सारे लौंडों के साथ वो भी फटे हुए आवाज में खुशी से चिल्लाने लगते हैं, बोलने लगते हैं। लेकिन फटीक जो है वो थोड़ा सा फटिक हो जाता है, उसका फटीक का थोड़ा फट जाता है, डर लग जाता है उसको। उसको मालूम था कि क्या होने वाला है, और वो श्योर था कि माखन जरूर अपनी माँ के पास जाएगा, यानी कि माखन और फटीक की मम्मी एक है, तो माखन जो है माँ के पास जाएगा चिल्लाते चिल्लाते, और फिर फटीक का क्या हाल होगा वो तो राम भरोसे है भाई साहब। He rushed at फटीक एंड scratched his face। माखन जो है उठा धरती से, धरती में बजड़ा गया था ना वो, चिल्लाया और भागते हुए अपने भाई के पास आया, फटीक के पास, और उसके मुंह को नोचा, उसको मारा और एक लात मारा और रोते रोते घर चला गया। ड्रामा का पहला पड़ाव यहाँ खत्म होता है। ठीक है, फटीक अपना मुंह को पोंछता है, और जो नदी के किनारे एक बोट रहता है, एक टूटा हुआ एक डूबा हुआ बोट रहता है, उसके ऊपर जाकर के बैठ जाता है और वो घास चबाने लगता है। ठीक है, उसी वक्त एक बोट आता है उस साइड से, एक बोट आता है उस साइड से, और एक 40 वर्षीय के आसपास कोई आदमी, जिसके बाल थोड़े से ग्रे होते हैं और जिसका मूंछ काला रहता है, वो उस नदी का एंड पे, नदी के छोर पे पहुंचता है। और वो उस बैठे हुए लड़के से पूछता है कि चक्रवर्ती कहाँ रहते हैं, ए भाई बता ना, चक्रवर्ती कहाँ रहते हैं। फटीक जो है अपना घास चबा रहा होता है, बोलता है कि उधर, ऐसे ही करके उधर बोल देता है। उधर उधर मतलब किधर पॉइंट किया वो नहीं समझ में आता है। तो वो जो अनजान आदमी रहता है वो पूछता है उसको फिर से कि आप सही से बताओगे क्या। तो वो अपना पाँव जो है हिलाते हिलाते और घास चबाते चबाते बोलते, जाओ खुद जाओ और देख लो, मेरे को नहीं पता। जबकि फटीक चक्रवर्ती है भाई साहब, तो वो उसके ही घर के बारे में पूछ रहा है। और तभी उसी वक्त एक सर्वेंट आता है, फटीक के घर का नौकर उसके घर पे आता है, मतलब उसके पास आता है फटीक के पास, और उसको बोलता है कि तुम्हारी माँ तुमको बुला रही है बेटे। फटीक बोलता है मैं नहीं जा रहा कहीं पे भी, तू देख ले अपना। और सर्वेंट को मालूम था कि इस मौके पर, इस अवसर पे मैं जो हूँ इसका मास्टर हूँ, इसका मालिक हूँ। तो वो फटीक को उठाया रफली, और फिर उसको उठा करके घसीटते हुए, लात मारते हुए ले आता है उसको। ठीक है ना, लात मारते हुए नहीं, मतलब उसके गुस्से का को लात मार करके उसको ले आता है घर। अब फटीक जैसे ही घर पहुंचता है तो उसकी माँ गुस्से से बोलती है, तो तुम फिर से माखन को मारने लगा बे, क्यों मार रहा है माखन को। तो फटीक जो है वो गुस्से से कहता है कि मैंने नहीं मारा है, आपको किसने कहा। तो उसकी मम्मी कहती है कि तू झूठ मत बोल, तूने मारा है। फटीक बोलता है कि मैं कह रहा हूं ना मैंने नहीं मारा है, आप माखन से पूछिए। लेकिन माखन को मालूम था कि उसको अपना पुराना स्टेटमेंट के साथ स्टिक्ट रहना है। ठीक है, और वो बोलता है कि हाँ मैया, इसी ने मारा मुझे।
फटिक का पेशेंस जो है वो ऑलरेडी बहुत ही एग्जॉस्ट हो चुका था, मतलब फटिक अब धैर्य खो रहा था अपना। वो इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मारा तो नहीं है उसने, उसने भले उसको लकड़े से गिराया है, जिसका गलती उसी का था, माखन का ही। तो फटिक जो है वो इस अन्याय को झेल नहीं पाया और वो भाग के गया माखन के पास और उसे मारा और उसको बोला कि ये ले, और बोलेगा झूठ, और बोलेगा झूठ, ले। उसकी मम्मी आई, माखन को साइड करी और फटिक को अलग की और फटिक को पीटी भी। ठीक है, जब फटिक उसको साइड किया, उसकी मम्मी को साइड किया, तो उसकी मम्मी चिल्लाई कि तू है क्या रे, तू है क्या, तू कोई विलन है क्या, तू अब मुझे भी मारेगा। It was just at this critical juncture that the gray-haired stranger arrived. इस क्रिटिकल मोमेंट पे इस क्रिटिकल मोमेंट पे पहुंच जाता है वो ग्रे हेयर्ड स्ट्रेंजर, वो अनजान व्यक्ति जो उसको वहां पे किनारे पे मिला था। फटीक को किनारे पे जो मिला था व्यक्ति वही आ जाता है। वो पूछता है कि क्या मैटर हुआ, क्या हुआ। फटीक को जो है अब डर लगने लगा, उसको अंदर से ही ग्लानि महसूस होने लगा कि इस आदमी का तो मैंने बेइज्जती किया था ना। पर जब उसकी मम्मी थोड़ा सा पीछे गई फटिक से और उस स्ट्रेंजर को देखी, तो उसका गुस्सा जो है वो सरप्राइज में बदल गया। उसकी माँ का गुस्सा सरप्राइज में बदल गया, क्योंकि वो रिकॉग्नाइज कर लेते कि ये और कोई नहीं, उसका भाई है, माने कि फटिक का मामा है। वो रोते रोते बोले कि क्यों दादा, क्यों, तुम अचानक से कैसे आ गए यहाँ पे। उसने जैसे ही चंद शब्द बोले और जमीन पर गिर गई और उसके पाँव छूने लगे। उसका भाई जो है, जब फटीक की मम्मी का शादी हुआ था तो वो कहीं चला गया था और अब उसने एक नया बिजनेस चालू किया है बॉम्बे में। और उसकी मम्मी ने फटीक की मम्मी ने अपने पति को खो दिया था, यानी फटीक के पापा नहीं है। जब उसका भाई बॉम्बे में था तब तक फटीक की मम्मी अपना पति को खो चुकी थी। बिसम्बर हैड नाउ कम बैक टू कलकत्ता। बिसम्बर जो कि फटीक की मम्मी का भाई है, यानी फटीक का मामा है, वो अब कलकत्ता आ गया था। तो कलकत्ता आते ही उसने पूछा कि उसकी बहन कहाँ है, बहुत जगह पता लगाया, तो उसे पता चला जल्दी में कि वो उसकी बहन यहाँ है और वो भागे भागे दौड़े दौड़े पहुंच गया अपनी बहन से मिलने। आगे के कुछ दिन बहुत ही अच्छे रहे, तब तक फटीक का मार वार सब खत्म हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, कुछ दिन बहुत अच्छा हुआ। तो उसके भाई ने, फटीक की मम्मी के भाई ने पूछा कि इन दो लड़कों के पढ़ाई लिखाई के बारे में क्या सोचा है मातारी। तो he was told by his sister that फटीक was a perpetual nuisance। दिसंबर को उसकी बहन ने बोला कि फटीक जो है वो बहुत ही न्यूसेंस है, बहुत ही परेशान देने वाला व्यक्ति है और उसका परेशानी देना कभी ख़त्म ही नहीं होता है। वो निहायत ही आलसी, डिसोबीडियंट और अवज्ञा करने वाला और निहायत ही जंगली आदमी है। लेकिन माखन जो है वो बहुत ही सुंदर है, एकदम सोने के माफिक, छोटे जो हिरन हिरन के बच्चे होते हैं उसके जैसा शांत है और बहुत ही पढ़ाई लिखाई करने में अच्छा है और बहुत अच्छा पढ़ता भी है। दिसंबर जो है वो उसको ऑफर करता है, अपनी बहन को बोलता है कि फटीक को मैं ले जाऊं क्या, हुँ? और उसको मैं पढ़ाऊंगा अपने बच्चों के साथ कलकत्ता में। द विडोड मदर रेडिली एग्रीड। विडोड मदर मतलब क्या है, विदुर, विधवा। उसकी मम्मी विधवा हो चुकी थी, इसलिए अब वो जो है मान जाती है कि इस नालायक बच्चे से छुटकारा पाना ही ज़्यादा बेटर है। जब उसके अंकल ने पूछा, जब फटीक के मामा ने उससे पूछा कि चलोगे तुम मेरे साथ कलकत्ता, तो उसके खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो जोर से चिल्ला के बोला, हाँ मामा, क्यों नहीं। इन अ वे दैट मेड इट क्वाइट क्लियर दैट ही मेंट इट। और उसके वजह से समझ में आ गया कि हाँ वो जाना चाहता था। इट वॉज एन इमेंस रिलीफ टू द मदर टू गेट रीड ऑफ फटीक। और इसकी मम्मी के लिए बहुत ही हास्यपूर्ण, बहुत ही खुशनुमा भरा मौका था कि हाँ फटीक से अब छुटकारा हो रहा है भाई। वो फटीक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। ठीक है, ऐसा नहीं था कि वो अपने भाई से कम प्रेम करती थी और मतलब कि दोनों भाइयों के बीच में कुछ अलगाव करती थी, लेकिन वो फटीक को पसंद नहीं करती थी। उसको डर लगता था बल्कि कि कहीं फटीक अपने उसके दूसरे बच्चे माखन को कहीं मार वार ना दे, ठीक है ना, कहीं नदी में जाकर के बहा ना दे या फिर उसका सर ना फोड़ दे या फिर उसको और किसी खतरे में ना डाल दे।
और उसी सेम टाइम में उसको दुख भी होता है कि उसका फटीक जो है वो उससे दूर चला जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो कितना भी घटिया आदमी हो, कितना भी परेशान करता हो, लेकिन है तो उसका बेटा ही ना। फटीक as soon as all was settled kept asking his uncle, सब ठीक हो गया था, लेकिन वो बार बार अपने मामा से पूछते रहता था कि हम लोग कब जाने वाले हैं। ठीक है, वो हमेशा दिन भर एक्साइटमेंट में रहता था कि ये जान करके कि वो को कलकत्ता जाने वाला है, रात रात भर जागे रहता था। ठीक है, मतलब उसको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था कि इस जगह से निकल करके, क्योंकि उसको भी नहीं रहना था, क्योंकि बार बार उसकी मम्मी उसको डांटते मारते रहती थी, जबकि उसका गलती भी नहीं था फिर भी। तो वो परेशान था काफ़ी इस जगह से, उसको मज़ा करना था, लेकिन वहाँ पे मज़ा तो कर पाता था, लेकिन उसकी मम्मी काफ़ी डांटती फटकारती थी। तो वो सोचा कि अब बाहर जाएंगे, कलकत्ता में जाकर के नया शहर, नया जगह, नया मज़ा। तो वो रात रात भर जागने लगा ये सोच करके कि अब तो जाएंगे कलकत्ता। ठीक है, he bequeathed to Makhan in perpetuity his fishing rod, his big kite and his marbles। और वो वसीयत में अपने भाई माखन को अपना फिशिंग रॉड, अपना बड़ा सा पतंग और मार्बल सब कुछ दे देता है। ठीक है, हमेशा के लिए। इंडीड, मतलब कि अवश्य ही इस अंतिम समय में जब वो छोड़ करके जा रहा है तो उसका जो उदारपन है वो तो रहेगा ही माखन के प्रति। जब वो कोलकाता पहुंचता है तो फटीक जो है, उसके फटीक का जान पहचान उसकी मामी से होता है पहली बार। और उसको देख करके समझ में आ रहा था कि उसको बिल्कुल भी खुशी नहीं हुआ है। और कैसे होगा खुशी, फटीक का मामा कुछ ज़्यादा बहुत बढ़िया नहीं कमाता था, ही वॉज नॉट वेरी गुड एट दैट। और अगर कमाता भी तो भी एक महिला के लिए चार चार बच्चे संभालना बहुत ही मुश्किल काम था। जी हाँ, फटीक की जो मामी थी उनके तीन लड़के पहले से ही थे, और गांव से एक 14 साल के बच्चे को लाना बहुत ही खराब डिसीजन था बिशंबर का, ऐसा फटीक के मामी कहती है। इन दिस वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन अफेयर्स देयर इज नो वर्स न्यूसेंस देन अ बॉय। इस ऐसे ज़माने में जहाँ पे बहुत ही मनुष्य लोग का प्रॉब्लम चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा वो लोग परेशान करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, और उस समय में एक ऐसे लड़के को लेकर के आना जो 14 वर्ष का है, मतलब समझ रहे हो, 14 वर्षीय लड़का, एक टीनेज बॉय जो कि ना ही बच्चा रहा है ना ही जवान हो पाया है। ठीक है, ना उसको प्यार किया जा सकता है, ना वो किसी काम का है, ना उस पे प्यार दर्शाया जा सकता है, ना उसको छोटे बच्चे की तरह ट्रीट किया जा सकता है। वो मिडल में ही फंस गया कहीं पे, ना ही वो तोतलेपन से बात कर सकता है, और जबकि उसका आवाज ही बहुत ज्यादा ही गहरा और भारी होने वाला है। ठीक है, विद उम्र के साथ। ठीक है, और अगर वो बच्चे के जैसा तुतला करके बात करेगा तो उसको बेबी नहीं कहा जाएगा, और वो अगर बड़ों की तरह इम्पोलाइट होकर के आंसर करेगा तो भी उसको डांट फटकार मिलेगी। मतलब कि वो कुछ भी करे, ठीक है, उसका कोई भी बात जो है वो विरोधपूर्ण होगा, और वो खासकर जो है काफी अनअट्रैक्टिव होगा, क्योंकि 14 वर्षीय बच्चे के फेस पे दाग मुहासे कई सारे पिंपल्स वगैरह आते हैं, क्योंकि वो ग्रोइंग एज है, और उसका कपड़ा भी कई बहुत जल्दी से, मतलब छोटा हो जाता है, क्योंकि अब उम्र है उसका बढ़ने का। ठीक है, और गला का आवाज भी बहुत ही फटा हुआ, टूटा हुआ आवाज निकलता है, क्योंकि एडम्स एप्पल फट रहा होता है। हिज फेस ग्रो सडनली एंगुलर एंड अनसाइटली। उसका फेस जो है वो काफी जल्दी जो है एंगुलर हो रहा होता है और देखने योग्य नहीं होता है। तो इट्स डिफिकल्ट एट दैट समय, जहाँ पे टीनेजर को अपने माँ की ममता चाहिए होती है, अपने बाप से थोड़ा ज्ञान चाहिए होता है, अपने दोस्तों से थोड़ा सा सहमति चाहिए होता है, उस समय में उसको अपने घर से दूर जा करके अपने मामा मम्मी के यहाँ रहना होता है, जो कि शायद उसी की गलती है, क्योंकि उसने बहुत एक्साइटमेंट में बोला कि मैं चला जाऊंगा। लेकिन उसकी मामी को रत्ती भर ये बात समझ में नहीं आ रही होती है, ना पसंद आ रही होती कि बिशंबर ने क्यों ऐसा किया, एक 14 साल के अधेड़ लड़के को घर पे ले आए, जबकि उनके यहाँ 3 बच्चे ऑलरेडी है। ठीक है, और इन सारे बातों की वजह से जब उसको ये पता चलता है कि इतना सारा शॉर्ट कमिंग्स है, इतना सारा प्रॉब्लम्स है मेरे में, तो उसको अपने अंदर ही खराब महसूस होने लगता है, सेल्फ कॉन्शियस हो जाता है वो। When he talks with elderly people, he is either unduly forward or also unduly shy that he appears ashamed of his very existence। जब वो किसी अपने से बड़े से बात करता है तो उसको कभी लगता है कि वो बहुत ज़्यादा ही फॉरवर्डली बात कर रहा है, मतलब अपने समय से थोड़ा ज़्यादा ही बात कर रहा है, और अगर थोड़ा सा शर्माने वरमाने लगे तो बोलेगा कि कितना ज़्यादा ही शर्मसार आदमी है ना। तो इट वॉज अ डिफिकल्ट फेज एट दैट टाइम व्हेन
you are a teenage, you cannot behave like an adult or you cannot behave like a baby. So it's been difficult for everyone to understand that what exactly they want to be behaved. They want to behave and how and what kind of love they expect from anybody. Yet it is at this very age when in his heart of hearts a young lad most craves for recognition and love. और इस उम्र में कोई भी बच्चा, कोई भी जवान लड़का क्या एक्सपेक्ट करता है? थोड़ा सा रिकॉग्निशन कि कोई उसे पहचान ले और थोड़ा सा मोहब्बत. He becomes the devoted slave of anyone who shows his consideration. कोई भी consideration दिखाता है ऐसे समय में, ऐसे एज में, कोई भी बड़ा आदमी, तो वो उसको उसके प्रति जो है अपना पूरा का पूरा समर्पण दे देता है. ठीक है ना? छोटे अगर कोई भी एडल्ट है ना, तो मतलब टीन एज का कोई बच्चा है, उस उसको अगर कोई भी कुछ भी बोल देगा ना, तो वो तुरंत इन्फ्लुएंस हो जाएगा. ठीक है, बशर्ते थोड़ा सा माइंड मैच करना चाहिए. तो बहुत इजीली मैनिपुलेटिव होता है टीनेजर्स, बट नन डेयर ओपनली लव हिम, फॉर दैट वुड बी रिगार्डेड एज अनड्यू इंडल्जेंस एंड देयरफॉर बैड फॉर द बॉय. लेकिन उसको कोई प्यार नहीं कर रहा था, प्यार नहीं करता था वहां पे, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है कि 3 भाई है वहां पे ऑलरेडी, तो उन लोग को खाना मिल रहा है. अब खाना बट रहा है क्योंकि क्वांटिटी तो उतना ही है, तो उसको प्यार व्यार नहीं मिल रहा है किसी से. और खासकर जब डांट वाट मिलता है तो और भी ज्यादा ऐसा लगता है कि वो एक ऐसा आवारा कुत्ता हो गया जिसने अपने मास्टर को, अपने क्या बोलते हैं, जिसने उसको पाला है उससे वो दूर हो गया है, अपने मास्टर से दूर हो गया. वो अपने आप को एक आवारा कुत्ता की तरह समझता है. ठीक है. फॉर अ बॉय ऑफ 14 हिज ओन होम इज द ओनली पैराडाइज. एक 14 वर्षीय लड़के के लिए उसका घर ही उसका स्वर्ग होता है. और खासकर किसी अनजान के घर रहना, अनजान लोगों के बीच में, एकदम टॉर्चर जैसा महसूस होता है. ठीक है. स्पेशली जब उसकी मामी ऐसी हो जो कि गुस्सा करती है, जो कि नहीं रखना चाहती है. इट वॉज ए डिफिकल्ट टास्क फॉर फटीक टू लिव देयर. उसको बहुत दुख भी होता है फटीक को, क्योंकि वो एक अनवेलकम्ड गेस्ट है, ऐसा अतिथि जिसको कोई भी चाहता नहीं है. उसकी आंटी, उसकी मामी जो है वो उसको अपने घर पे रखना नहीं चाहती है, उसको घिन आता है उससे. ठीक है. वो बात बात पे, अलग अलग मोमेंट्स पे मौका निकालती है कि उसको किस तरह से डांट सके. इफ शी एवर आस्क्ड हिम टू डू एनीथिंग फॉर हर, ही वुड बी सो ओवरजॉयड. उसको लगता है कि वो थोड़ा सा, कभी कभार लगता है फटीक को कि वो थोड़ा सा जो है कामगार महसूस हो उसकी मामी को, ताकि वो थोड़ी सी इज्जत करे, थोड़ा सा प्यार दे. ठीक है. और वो जब भी कुछ भी बोलती है कि ये काम करोगे क्या, तो वो खुशी से कुछ ज्यादा ही खुशी हो जाता है, जिसकी वजह से वो काम थोड़ा सा ज्यादा ही कर देता है. ऐसा नहीं होता कि कोई खाली पड़ा बैठा हुआ है, उसको काम करने का इच्छा है, लेकिन तुमको कोई काम मिल ही नहीं रहा है. और अल्टीमेटली अचानक से कोई काम मिलता है तो वो उस काम को कुछ ज्यादा ही कर देता है, जिसकी वजह से परेशानी हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है. एंड देन व्हेन शी वुड टेल हिम नॉट टू बी सो स्टूपिड बट टू गेट ऑन विथ हिज लेसन्स. और जब उसकी मामी उसको कहती है कि इतना भी ज्यादा बेवकूफ मत बनो, ठीक है, काम के साथ बने रहो. The cramped atmosphere of neglect in his aunt's house oppressed Fatick so much that he felt that he could hardly breathe. इतना खराब वातावरण उसकी मामी के घर पे इतना खराब असर छोड़ता है फटीक को कि उसको बार बार महसूस होता है कि वो सांस नहीं ले पा रहा है इस जगह पे. वो खुले प्रदेश में, खुले दुनिया में, खुले देश में घूमना चाहता है, आराम से सांस लेना चाहता है, खुला सांस लेना चाहता है वो. पर वहां पे कोई भी खुला देश नहीं है जहाँ पे वो घूम सके. कलकत्ता जो है सिर्फ घरों और दीवालों से एक फोर्टिफाइड जगह है, जो घिरा हुआ है सिर्फ घरों और दीवालों से. वी वुड ड्रीम नाइट आफ्टर नाइट ऑफ हिज विलेज. वो बार बार जो है हर रात अपने गांव के बारे में, अपने घर के बारे में सोचता है, दिन रात. रिमेम्बर द ग्लोरियस मिडो. वो अपने घास के मैदान के बारे में सोचता है जहाँ पे वो पतंगे उड़ाया करता था. उस नदी के किनारे के बारे में सोचता है जहाँ वो गाने गाता था, चिल्लाता था, खुश होता था. अलग अलग चीजों के बारे में वो याद कर करके रोने का कोशिश करता है. उसको रोना आता है कि वहां पे जिंदगी मेरी कितनी कमाल की थी. उसके दोस्त, उसके ढेर सारे दोस्त थे वहां पे, और वो अपने दोस्तों के बीच में अपने आप को राजा समझता था. अपनी अत्याचारी माँ के बारे में भी उसको याद आता है, जो कि हमेशा उसे डांटते रहती थी दिन और रात. लेकिन फिर भी
जो प्यार उसको उसकी माँ से मिला, ऐसे a kind of physical love like that of animals, a longing to be in the presence of one who is loved, and inexpressible sadness during absence. उसको वो फिजिकल लव चाहिए था उस वक्त पे। उसकी माँ का प्यार उसको चाहिए था, हालांकि वो बहुत ज़्यादा ही अत्याचार करती थी उस पर, उसको डांटती थी, मारती थी, खसोटती थी, पर फिर भी उसको उसकी माँ की बहुत याद आती थी, उसके गांव की बहुत याद आती थी, उसके दोस्तों की बहुत याद आती थी। वो चुपके चुपके रोता था, ठीक है, अपनी माँ को याद करता था। कैसे गैया का बछड़ा दूर हो जाता तो उसको याद आता अपनी माँ का, वो बिल्कुल ही वैसे ही अपनी माँ को याद करता था, ठीक है। Like the lowing of a calf in the twilight, this love, which was almost an animal instinct, agitated the sigh, nervous, lean, and cowed. An ugly boy. No one could understand it, but it preyed upon his mind continually. इस बात को कोई नहीं समझ पा रहा था, इस बात को कोई देख भी नहीं पा रहा था मामा के घर के लोग, कि वो निहायत ही नर्वस, डरा डरा रहता है, क्योंकि उसको याद आता है अपने गांव का। ये बात कोई नहीं समझ पा रहा था वो, लेकिन वो डेली प्रे करता था अपने दिमाग में कि काश मैं अपने घर पहुंच जाऊं, घर चला जाऊं वापस। There was no more backward boy in the whole school than फटिक। फटिक से ज्यादा पिछड़ा बच्चा कोई भी नहीं था उस गांव में, कोई भी नहीं, ठीक है। पूरे स्कूल में फटिक से ज्यादा पिछड़ा लड़का कोई नहीं था। जब शिक्षक ने उसे प्रश्न पूछा तो वह मुंह सिकोड़कर चुप हो गया और एक बोझिल गधे की तरह एकदम धैर्यपूर्वक अपनी पीठ पर आने वाले सभी प्रहारों को सहन किया, ठीक है। मतलब वो इतना गधा था ना कि जब भी कोई उसे सवाल करता था वो चुपचाप अपना मुंह सिकोड़कर खड़ा हो जाता था। और जैसे किसी गधे को लोग मारते हैं सामान पहुंचाने के लिए, वैसे ही उसको भी उसको मास्टर मारता था, लेकिन वो सहन करता था। जब दूसरे लड़के बाहर खेल रहे होते थे तो वो उदास होकर खिड़की के पास खड़ा हो जाता था और दूर से घर का छत को देखता था, अलग अलग घर का छत को देखता था। और कहीं गलती से किसी छत की पर खेलते हुए बच्चे को देख लेता तो उसको बार बार, उसका दिल को बार बार याद आने लगता अपने दिनों के बारे में, उसको लालसा होने लगता, दुखने लगता उसको, दर्द देता उसको कि काश मैं भी वहां पे होता, अपने गांव में होता तो मैं भी खेल रहा होता, ठीक है। एक दिन उसने अपना सारा साहस जुटाया और अपने चाचा से पूछा, चाचा मैं घर कब जा सकता हूँ? चाचा नहीं, मामा। उसने अपना सारा साहस जुटाया और अपने मामा से पूछा, मामा मैं घर कब जा सकता हूँ? तो मामा ने उत्तर दिया, छुट्टियां आने का इंतजार करो, लेकिन नवंबर तक छुट्टियां नहीं आएंगी और अभी भी काफी इंतजार करना बाकी था। वो चाहता था कि वो घर जाए, वो अपने मामा से पूछता भी है, लेकिन उसके मामा कहते हैं कि छुट्टी का इंतजार करो, हॉलीडे जब होगा तब तुमको भेज देंगे घर। एक दिन फटीक का जो बुक्स वगैरह है ना, लेसन का किताब, वो सब खो जाता है, ठीक है। यहाँ तक कि किताब का मदद से वो अपना पाठ तैयार कर नहीं पाता था, तो बिना किताब के तो इम्पॉसिबल था उसके लिए, ठीक है। हर रोज जो वहाँ का टीचर था वो उसको बेदर्दी से बेंत लगाता था, बेंत का छड़ी जो होता है उससे मारता था वो। उसकी हालत इतना खराब हो गया था, उसका हालत, कि उसका ममेरा भाई बहन जो है उसको अपना नहीं पाता था शर्म से, ठीक है, क्योंकि उसका मामा का बाल बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ता था जिस स्कूल में फटीक का एडमिशन हुआ था। और उसका हालत इतना खराब था क्योंकि पढ़ने लिखने आता नहीं था, साथ ही साथ वो किताब भी खो दिया था। तो उसका मामा का बाल बच्चा भी उसको शर्म से अपना भाई नहीं कहता था, उसको दूर दूर रखता था। आखिरकार वो अपनी मामी के पास गया और उनसे कह दिया कि मैंने अपनी किताब खो दी है। तो उसकी मामी जो है तिरस्कार के साथ, गुस्से के साथ अपना होंठ भींच करके बोलती है, तुम बड़े अनाड़ी हो, बेकार हो, देश के लिटेरे हो। मैं मैं तुम्हें पूरे परिवार के साथ तुम्हारे लिए महीने में 5 बार नई किताबें कैसे खरीद के ला सकती हूँ? उसकी मामी गुस्सा आ जाती है, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है कि एक महिला के लिए पूरा घर चलाना इज ए डिफिकल्ट टास्क, और ऊपर से कोई बाहर का लड़का आकर के, और जो रिसोर्सेज उसके अपने बाल बच्चों को मिलना चाहिए वो रिसोर्सेज अपने मामा के बच्चे को दे रहा है, तो इट वॉज डिफिकल्ट, ठीक है, उसको अंडरस्टैंड कर पाना। दैट नाइट ऑन हिज वे बैक फ्रॉम स्कूल, उस रात जब स्कूल से लौटते समय फटीक को कपकपी से तेज सरदर्द हुआ, ठीक है।
मतलब उसको हो रहा था सर दर्द। तो ही फेल्ट ही वाज गोइंग टू हैव एन अटैक ऑफ मलेरियल फीवर। उसको लगा कि उसको मलेरिया का बुखार का दौरा पड़ने वाला है। उसका एक बड़ा डर यह था कि वह अपनी डर था कि वो अपनी मामी के लिए कहीं परेशानी का सबब तो नहीं बन रहा, क्योंकि उसको बुरा लग रहा था उसकी मामी के लिए, कुछ ज़्यादा ही बुरा लग रहा था। ठीक है, तो क्या होता है कि अगला सुबह जो है फटीक दिखता ही नहीं है। द नेक्स्ट मॉर्निंग फटीक वॉज नो वेयर टू बी सीन। ऑल सर्चेज इन द नेबरहुड प्रोवाइडेड प्रूव्ड फ्यूटाइल। जितना भी अलग अलग जगह पर उसको ढूंढा गया आस पड़ोस में, वो सब व्यर्थ साबित हुआ। पूरा रात मूसलाधार बारिश होते रहा, और जो लोग फटीक की तलाश में निकले उनका शरीर भी बारिश से भीग गया। आखिरकार आखिरकार बिसंबर जो है पुलिस के पास चला गया। एट द एंड ऑफ द डे अ पुलिस वैन स्टॉप्ड एट द डोर बिफोर द हाउस। जैसे ही दिन खत्म हुआ तो पुलिस का एक वैन दरवाजे के पास आकर के रुका, और उस टाइम पे भी काफी बारिश हो रहा था, और पूरा जितना स्ट्रीट्स था ना वो सारा बारिश में एकदम नहल गया था। पूरा सड़क पे बारिश ही बारिश था। दो सिपाही फटीक को गोद में उठा करके बाहर लाए और बिसंबर के सामने रख दिया। वो ऊपर से नीचे तक, शरीर से लेकर के सिर से लेकर के पांव तक गीला हो चुका था। पूरा शरीर कीचड़ युक्त था, मतलब पूरा शरीर पे कीचड़ लगा हुआ था। उसका चेहरा और आंख बुखार से लाल हो रहा था, और उसका उसका सारा अंग कांप रहा था। बिसंबर उसको गोद में उठा लिया और अपने घर के भीतर ले गया। जैसे ही बिसंबर की बीवी यानी कि फटीक की मामी ने उसको देखा तो उसने कहा कि इस लड़के को हमें इस लड़के ने हमें कितनी परेशानी दी है। ये लड़का बहुत परेशान किया हम लोग को भाई, बहुत ज़्यादा ही परेशान किया है। क्या आपने उसे घर पर नहीं भेज दिया होता? आपने उसे घर पर भेज दिया होता तो बहुत अच्छा होता। Hadn't you better send him home? इससे अच्छा तो ये होता कि आप उसे उसके घर पर छोड़ आते। फटीक ने सारी बातें सुन ली थी, और वो जोर जोर से चिल्ला करके रोने लगा कि मामा मुझे घर जाना है। और मैं घर जा ही रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे घसीट करके वापस ले आया। द फीवर रोज वेरी हाई। जो उसका बुखार है वो कुछ ज्यादा ही चढ़ गया था, ठीक है ना। तो बुखार बहुत तेज हो गया था, और पूरी रात फटीक जो है वो बेहोश रहा। बिसंबर एक डॉक्टर को बुला लाया, और फटीक ने बुखार से भरी अपनी आंखें खोली और छत की ओर देखा, और खाली स्वर में कहा, मामा क्या अभी छुट्टियां आ गई हैं? क्या मैं घर जा सकता हूँ? तब विषम परिस्थिति में, क्योंकि उसको जाने का इच्छा था, तो वो घर जाना ही चाहता था किसी भी हाल में। बिसंबर ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और फटीक के पतले और जलते हुए हाथों को अपने हाथों में ले लिया। ठीक है, मतलब मामा तो ये कमाल का था। बिसंबर बहुत प्यार करता था, वो कोशिश तो कर ही रहा था, और रात भर उसके पास बैठा रहा। जब वो उसका आंख खुला वो फटीक का, तो वो रात भर अपना आंसू पोंछ करके रात भर उसके हाथ को पकड़ करके रोने लगा, और रात भर रहा वहां पे। फिर कुछ कुछ बड़बड़ाने लगा फटीक। आखिरकार उसकी आवाज उत्तेजित हो गई, उसका आवाज बढ़ गया। माँ! वो चिल्लाया, माँ! मुझे इस तरह मत मारो माँ! मैं सच कह रहा हूँ, मुझे मत मारो माँ, प्लीज मुझे मत मारो। द नेक्स्ट डे फटीक बिकेम कॉन्शियस फॉर अ शॉर्ट टाइम। अगले दिन फटीक थोड़े समय के लिए कॉन्शियस हुआ। ठीक है, वो अपने चारों तरफ अपने आँख को घुमाया, और वो एक्सपेक्ट कर रहा था, वो बस उम्मीद लगा करके बैठा था कि कोई आएगा, कोई मतलब क्या, उसकी माँ ही आएगी। और अंत में डिसअपॉइंटमेंट के साथ, निराशा के साथ, उसने अपने माथे को वापस पिलो में धंसा दिया, और वो करके दीवार की तरफ मुंह करके मुड़ गया। बिसंबर जानता था उसके सोच को। ठीक है, और वो अपना मुंडी झुका करके धीरे से कहता है, फटीक, आई हैव सेंट फॉर योर मदर द डे वेंट बाय। कि मैंने तुम्हारी माँ को बता दिया है क्या हुआ है। डॉक्टर सेड इन अ ट्रबल्ड वॉइस दैट द बॉयज कंडीशन इज वेरी क्रिटिकल। डॉक्टर बताता है कि इसका हालत तो काफी खराब है। फटीक जो है वो रोने लगता है, जोर जोर से चिल्ला करके रोने लगता है, और वो गिनने लगता है। पता है क्या गिनता है वो? क्योंकि वहां पे जाने के लिए क्या लगता था, वहां पे जाने के लिए लगता था बोट। और बोट में जो नाप जो होता है ना, डेप्थ ऑफ द वाटर, उसको फैदम्स में नापते हैं। तो वो वही चिल्लाने लगा, निशान से 3 था,
निशान से 4 था। निशान से उसने नदी स्टीमर पर नाविक को साहुल रेखा पर निशान को पुकारते हुए सुना था। जब वो जाता है उस बोट से अपने घर, तो उस जो बोट चलाता है उसके मुंह से ये सुना है उसने। जब वो घर पहुंचने वाला रहता है तो यही आवाज करता है वो लोग, निशान से 3 था, निशान से 4 था, ऐसे करके वो चिल्लाता है। अब वो स्वयं एक अथाह समुद्र में पानी भर रहा था। उसको घर जाने का बहुत इच्छा था, इसलिए उसके दिमाग में बार बार यही आ रहा था कि मैं घर जा रहा हूँ बोट से, और वो यही चिल्ला रहा था, यही चिल्लाते चिल्लाते रो रहा था। दिन के अंत होते ही फटीक की मम्मी दिन के अंत होते ही फटीक की माँ बवंडर की तरह कमरे में आई और इधर उधर करवटें बदलने लगी और ऊंचे स्वर में करहाने लगी। पता है क्या करहाई? फटीक, माय डार्लिंग, फटीक मेरे प्रिय, मेरे प्यारे बेटे, फटीक मेरे प्यारे बेटे, क्या हुआ तुम्हें? दिसंबर जो है वो उसके गुस्से को थोड़ा सा शांत करने का कोशिश किया, और वो बेड पर जा कर के ऊंचे स्वर में रोने लगी, चिल्लाने लगी, बिस्तर पर गिरकर। फटीक ने एक पल के लिए अपनी बेचैन हरकतें रोक दी। फटीक जो बेचैनी से रो रहा था, चिल्ला रहा था, इधर उधर तड़क भड़क कर रहा था, वो चिल्लाना बंद कर दिया। हम्म? उसके हाथ ऊपर नीचे धड़कना बंद हो गया। उसका हाथ जो है वो बार बार ऊपर नीचे फ्लटर कर रहा था। तो वो बोला हाँ, जैसे उसकी मम्मी बोली फटीक मेरे प्यारे बेटे, तो वो उसने बोला, तो उसकी मम्मी जो है चिल्लाने लगी, फटीक मेरे प्यारे बेटे, मेरे प्यारे बेटे। फटीक ने धीरे से अपना सर घुमाया और किसी को बिना देखे हुए बोला, माँ छुट्टियाँ आ गई, माँ छुट्टियाँ आ गई। यही था कहानी। कहानी यही समाप्त हो जाता है। कहानी से क्या सीखने को मिलता है पता है? क्या देखने को मिलता है? माता पिता कितना भी बुराई कर लें, कितने भी बुरी बातें कह लें आपके लिए, वो फिर भी आपको उतना ही चाहिए। आपके दुख पर उनको भी दुख होगा, आपके शोक पर उनको भी शोक होगा, आपके रोने पर उनको भी रोना आएगा, स्पेशली माता। पर यहाँ पे मामा का कैरेक्टर बहुत अच्छा है। विशंबर एक बहुत ही काबिल और अच्छे मामा है, क्योंकि वो अपनी बहन के दुख को समझ रहा था कि वो एक विधवा स्त्री है, वो 2 बच्चों को कैसे साथ में पालेगी, तो वो अपने साथ उसको ले आई, एक फटीक को, एक ऐसे बच्चे को जो काफी शैतान था। ठीक है, इसका भाई माखन वो भी शैतान था, लेकिन वो चुटकी सलैया शैतान था। वो पता नहीं लगने देता था कि उसने शैतानी करी है। मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि घर से बेहतर कोई भी स्वर्ग नहीं होता। आप बाहर किसी के भी यहाँ रह लो, किसी भी प्रदेश में रह लो, पर घर से बेहतर स्वर्ग कोई भी नहीं होता। इसलिए अपने माता पिता, अपने भाई बहन सबसे बना करके रखें, और इस ललक में ना रहें कि बाहर जा करके आपको स्वर्ग देखने को मिलेगा। क्योंकि स्पेशली एक टीनेज बॉय के लिए, स्पेशली एक टीनेज एडल्ट के लिए, टीनेज लड़के या लड़कियों के लिए उनके घर से बेहतर स्थान कोई नहीं है, क्योंकि उनकी परेशानियों को उनके घर वाले ज़्यादा बेटर समझने का कोशिश करेंगे एटलीस्ट, राइट? सो हेयर वेयर द स्टोरी इज एंडेड। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये स्टोरी आप अलग तरीके से सुनना चाहें तो ज़रूर सुनाऊँ मैं। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। घर वापसी हो चुकी है।